हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पुर्तगाल के बारे में जानेंगे। हम पुर्तगाल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसकी हिस्ट्री पर बात करेंगे। पुर्तगाल के वीज़ा, रेजिडेंट कार्ड और पासपोर्ट की बात भी करेंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो चलें शुरू करते हैं। पुर्तगाल यूरोप का सबसे पुराना कंट्री है। इसका बॉर्डर यूरोप में सिर्फ स्पेन से शेयर होता है और यहाँ की लैंग्वेज पुर्तगीज़ है। इसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन है। इसकी करेंसी यूरो है। इसके पासपोर्ट पर 186 कंट्रीज़ में एंट्रीज़ हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है और पासपोर्ट रैंकिंग में ये नंबर 6 पर आता है। ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और इसका पासपोर्ट जो है वो भी यूरोपियन यूनियन का ही पासपोर्ट है। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ शेंगन कंट्रीज़, यानी कि अगर आपके पास पुर्तगीज़ पासपोर्ट है तो आप किसी भी अदर शेंगन कंट्री, सपोज फ्रांस जाकर आप फ्रेंच सिटीजन्स वाले सेम राइट्स एंजॉय कर सकते हैं। पुर्तगाल के पासपोर्ट की पावर स्वीडन, नेदरलैंड्स, फ्रांस और आयरलैंड के बराबर है। पुर्तगाल का पासपोर्ट यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन पासपोर्ट्स की जो रैंकिंग है वो 7th है और पुर्तगाल के पासपोर्ट की रैंकिंग नंबर 6 है। सेफेस्ट कंट्रीज इन यूरोप में पुर्तगाल नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आइसलैंड और नंबर 3 पर डेनमार्क आता है। सो इट इज़ प्रूव दैट पुर्तगाल जो है वो एक सेफेस्ट कंट्री है विद इन यूरोप। अब पुर्तगाल में रेजिडेंस की बात करते हैं। पुर्तगाल में ज़्यादातर लोग डॉक्यूमेंट्स लेने की गर्ज से जाते हैं। बहुत से लोग जो यूरोप में हैं ऑलरेडी रह रहे हैं और काफ़ी डिफरेंट ममालिक में जो रह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए पुर्तगाल का रुख करते हैं, क्योंकि यूरोप में किसी भी एक कंट्री से जो लीगल डॉक्यूमेंट्स लेना है वो इट्स अ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो डॉक्यूमेंट्स लेने की गर्ज से लोग जो हैं वो पुर्तगाल का रुख करते हैं। पुर्तगाल भी ब्राज़ील की तरह यूरोप में गेटवे है डॉक्यूमेंट्स लेने का। अगर आप पुर्तगाल में लीगल एंटर होते हैं तो आप वहाँ 6 मंथ्स के टैक्सेस पे करके रेजिडेंट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 से 3 मंथ्स में जो है वो रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। और अगर आप इलीगल एंटर होते हैं तो फिर 12 मंथ्स के जो टैक्सेस हैं वो पे करके रेजिडेंट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रोसेस से भी, यानी 12 मंथ्स के टैक्सेस पे करके रेजिडेंट कार्ड अप्लाई जब करना है तब भी जो रेजिडेंट कार्ड का जो टाइम पीरियड है तब भी वो 2 से 3 मंथ्स का ही है, यानी 2 से 3 माह में रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। जो लोग यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में इलीगल रहते हैं, जैसा कि मैंने ये बात पहले भी बताई है, आई जस्ट वांट टू क्लियर इट मोर, कि जो लोग यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में इलीगल रहते हैं वो पुर्तगाल में लीगल होने के लिए ही जाते हैं, कि वहाँ से कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बनवा लें, वो इशू करवा लें खुद के लिए। लोग जो पुर्तगाल में जाते हैं वो ज़्यादातर जाकर खेतों में या बागात में काम करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि काम खेतों या बागात में ही है। अगर किसी को जो पुर्तगीज़ लैंग्वेज आती है, बेसिक्स ऑफ पुर्तगीज़ लैंग्वेज इफ समबडी नोज़, तो वो वहाँ जाकर रेस्टोरेंट्स, पिज़्ज़ा शॉप्स और कॉफ़ी शॉप्स में भी जॉब करते हैं। पुर्तगाल का लॉ बहुत फ्लेक्सिबल है। आप वहाँ जाकर अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से रेजिडेंट कार्ड 1 से 1.5 साल बाद मिलता है। जैसे अगर आपकी अपनी कंपनी है या अपना बिजनेस है तो आपको जो रेजिडेंट कार्ड है वो 1 से 1.5 साल में मिलेगा। हमारे जो लोग हैं जो बिज़नेस जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी वहाँ पे कर रहे हैं, वो क्या है कि ग्रॉसरी स्टोर्स हैं उनके, मोबाइल एक्सेसरीज़ की शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स हैं और जनरल स्टोर्स हैं।
تو زیادہ تر لوگ جو وہاں جاتے ہیں پرتگال وہ جاب کانٹریکٹ لیتے ہیں، اور جاب کانٹریکٹ لینے کے بعد جو ہے وہ ریزیڈنٹ کارڈ اپلائی کر دیتے ہیں. تو ہمارے جو انڈین پاکستانیز ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جاب کانٹریکٹ جو ہیں وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں، یہ بیچتے ہیں ان کانٹریکٹس کو، اور وہ لوگ یہ کانٹریکٹس لے کر ان سے تو ان کے بہاف پر جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے وہ اپلائی کر لیتے ہیں. فرسٹ ٹائم ریزیڈنٹ کارڈ 2 سال کا ملتا ہے، اور پھر 3 سال کا ایکسٹینڈ ہوتا ہے، اور جب 5 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پرتگیز لینگویج کا ٹیسٹ دے کر سرٹیفکیٹ لینا ہے. پھر وہ سرٹیفکیٹ لے کر تو پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر دینا ہے، پاسپورٹ کے لیے ڈاکیومنٹس جمع کروا دینے ہیں. جو پرتگیز لینگویج کا ٹیسٹ ہے یا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ کیا ہے کہ کسی بھی رجسٹرڈ لینگویج اسکول یا کالج سے یہ کورس کرنا ہے بیسک پرتگیز لینگویج کا، اور پھر وہاں سے کو آفٹر کوالیفائنگ دیٹ کورس، آفٹر کمپلیٹنگ دا کورس آپ کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ملے گا، اور وہ سرٹیفکیٹ لے کر تو آپ نے پاسپورٹ کے لیے ادر ڈاکیومنٹس کے ساتھ جمع کروا دینا ہے. پھر پاسپورٹ کا یہ جو پروسیس ہے اس کا ٹائم پیریڈ 6 منتھ سے 1 ایئر تک کا ہے، یعنی 6 ماہ سے 1 سال تک کے ٹائم پیریڈ میں پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے. اب کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کی بات کرتے ہیں. پرتگال نے کافی وہ کنٹریز میں حکومت کی ہے، جن میں برازیل، مکاؤ جو کہ چائنا اور ہانگ کانگ کے ساتھ ہے، ایسٹ تیمور انڈونیشیا کے ساتھ ہے، انگولا افریقہ میں ہے، کیپ ورڈی اور ایکویٹوریل گینیا یہ بھی افریقہ میں ہے، موزمبیق یہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے، گوا انڈیا میں جو گوا ہے. یہ تمام جو نام میں نے گنوائے ہیں یہ تمام پرتگیز کالونیز تھیں، پرتگیز کالونیز یہ کنٹریز رہ چکی ہیں. تو یہاں پر آج بھی پرتگیز ہی بولی جاتی ہے. گوا جو انڈیا میں ہے، انڈیا جو ہے برصغیر پاک و ہند جس وقت یہ انڈیا پاکستان ایک تھا اس دور میں سب سے پہلے یہاں پر پرتگیز آئے تھے، اور پرتگیز کے بعد جو ہے وہ یو کے نے اس ریجن پر قبضہ کیا تھا. تو جب پرتگیز آئے تھے تو پرتگیز جو ہے وہ گوا میں آج بھی گوا جو ہے وہ دی اسپیک پرتگیز لینگویج، اور اگر گوا کے لوگ یعنی جو پرتگیز اسپیکرز ہیں وہ یہاں پر برازیل آئیں تو دے کین گیٹ اے برازیلین پاسپورٹ آفٹر 1 ایئر. اپنی ایک ویڈیو میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جہاں پر لوگ پرتگیز لینگویج بولتے ہیں ان کے لیے برازیل میں بھی کافی فلیکسیبلٹیز ہیں. ملیشیا بھی ایک دور میں پرتگال کی کالونی رہا ہے، اور ملیشیا کا ایک شہر ہے ملاکا جہاں آج بھی پرتگیز لینگویج بولی جاتی ہے. تو بعد میں پھر ملیشیا پر بھی جو ہے وہ یو کے نے قبضہ کر لیا تھا. So these are the countries where once Portugal was these are the countries where once Portugal occupied or had its steps there. اب 16th century میں پرتگیز وہ پہلے یورپینز تھے جو جاپان بھی گئے تھے، اور جاپانیز لینگویج میں بہت سے پرتگیز ورڈز بھی ایڈ ہوئے تھے کچھ ڈفرینٹ ایکسنٹ کے ساتھ. پرتگال کا کیپٹل سٹی لسبن ہے، اور دنیا کا سب سے پرانا بک سٹور لسبن میں ہی ہے. پرتگال میں یورپ کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے. پرتگال دنیا کا لارجسٹ کاک پروڈیوسر ہے. آپ نے جو گلاس کی باٹلز ہیں وہ دیکھی ہوں گی، جو شیشے کی جو باٹلز ہیں ان کے اوپر جو کاک ہوتی ہے، یہ اس کاک کے جو لارجسٹ جو پروڈیوسر ہیں وہ پرتگیز ہیں. پرتگال میں وہ کاک پروڈیوس کیا جاتا ہے. Portugal has the longest bridge in Europe. The Vasco da Gama Bridge in Lisbon is 17 kilometers long, making it the longest in Europe. اور پھر اسی برج کی کاپی کیلیفورنیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی بنائی گئی ہے. 1373 میں یو کے اور پرتگال کے درمیان ایک ڈپلومیٹک الائنس طے پائی تھی. وہ یہ تھی کہ اگر پرتگال کسی جنگ میں انوالو ہوگا تو یو کے اس کو سپورٹ کرے گا، اور اسی طرح اگر یو کے کسی وار کی زد میں آئے گا تو پرتگال اسے سپورٹ کرے گا، اور ایسا ہوا بھی تھا. ورلڈ وار 1 میں پرتگال نے یو کے کو سپورٹ کیا تھا، اور ایک اور جنگ ہوئی تھی جس میں یو کے نے پرتگال کو سپورٹ کیا تھا. اس کے علاوہ پرتگال کی ایک پرنسس تھی
कैथरीन ब्रिगेंजा। इनकी शादी हुई थी यूके के किंग चार्ल्स II के साथ 1632 में, और इस रिलेशन की वजह से पुर्तगाल का और यूके का जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, यानी कि जो पुर्तगीज़ हैं या यूके वाले जो हैं ये दे हैव अ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट टू ईच अदर कंट्रीज़। ब्रेग्जिट के ख़त्म होने के बाद भी ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वाला जो रिलेशनशिप था ये वहीं का वहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। और रियो डी जनेरो जो है एक काफ़ी लंबे अरसे तक पुर्तगाल का कैपिटल रहा है। ये पहला कैपिटल था जो कि यूरोप से बाहर था। इसकी वजह ये थी कि नेपोलियन ने पुर्तगाल पर अटैक किया था और उस दौरान जो रॉयल फैमिली थी वो रियो डी जनेरो आकर सेटल हो गई थी। यहाँ पर काफ़ी अर्सा वो रहे थे, जो रॉयल फैमिली ऑफ पुर्तगाल। और यहाँ पुर्तगाल में दुनिया की जो 8वें नंबर की बड़ी लाइब्रेरी है वो उस रॉयल फैमिली ने बनवाई थी। सो आज उस लाइब्रेरी का रैंक जो है इट्स ऑन नंबर 8। तो मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट। सो आई होप कि आपको पुर्तगाल की ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इट वुड बी हेल्पफुल टू यू गाइज। इफ सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मज़ीद पुर्तगाल के बारे में, वहाँ की PR वगैरह के बारे में, तो आप मेरे हस्बैंड को कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी and he will help you for sure. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. If so, don't forget to subscribe the channel. I'll see you in the next one. खुदा हाफ़िज़।